15 नवंबर की सुबह जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने एक छोटा सा फिल्म जैसा वीडियो रिलीज किया। टाइटल में डाल दिया साइलेंट फ्लीट और अंदर फुल ऑन लाइव एम्यूनिशन फायरिंग के शॉट। साथ में एक टेक्स्ट चल रहा था, शिप रेडी, वेपन्स रेडी, सोल्यूशन रेडी, प्रिपेयर टू फायर। इधर कुछ दिन पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन भी दिखाया और दावा कर दिया कि ये हमारे फुजिया क्लास कैरियर को भेज सकता है। अब बात सुनो, तुम्हारे घर में स्टील प्लेट्स का डेटा तो खुद ही लोग फर्जी कर लेते हो, लेकिन हम पर मत थोपो। अगर वाकई दिमाग फिर भी गया है और कुछ गलत करने का इरादा है तो भाई यहाँ कोई लंबी वार्निंग नहीं मिलती, सीधा डोंगफेंग उठकर स्वीपिंग शुरू कर देगी। किसी एक्स्ट्रा चांस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और वैसे तुम्हें हमारे कैरियर की झलक भी मिली है। पता है किस मटेरियल का स्टील यूज होता है, कितना थिक है, किस कॉन्फिडेंस में इतने बड़े दावे कर देते हो। ऊपर से रेलगन लेकर आ गए, अच्छा है, पर उससे पूछो वो किसी 3 फेज पुराने ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा वोल्टेज दे भी पाता है। सच कहें तो अगर तुम्हारा रेलगन सच में इतना ताकतवर होता तो अमेरिका को आज भी पीपीटी दिखाकर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कम से कम अगली बार डेटा फर्जी बनाते समय कैलिबर थोड़ा बड़ा दिखा देना। इतना पतला मजल देखकर तो कोई भी समझ ले कि ज्यादा पावर नहीं है। इतना छोटा बनाओगे तो लोग रेलगन नहीं मैग्नेटिक वाटर गन समझेंगे। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स की बातें ऑनेस्टली एक तरह का हाई एल्टीट्यूड नॉनसेंस ही लगती हैं। उनका करंट बिहेवियर वही वाइब देता है जो कभी ट्रम्प देता था, खुद को सुपर पावर दिखाने की कोशिश, लेकिन फैक्ट्स जीरो। अब असली बात, जापान कंपैरिजन किससे कर रहा है? लायनिंग या शंडोंग से नहीं, सीधे फुजिया से। क्योंकि फुजिया में इस वक्त हमारा सबसे एडवांस्ड शिप बिल्डिंग टेक लगा है। ये हमारी सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर कैपेबिलिटी का सिंबल है। और जापान, उनकी खुद की सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्प्लेसमेंट का हिसाब आज भी डाउटफुल है। बात सीधी है, उनके नेशनल बिहेवियर में एक तरह की पुरानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली फायर है। हर चीज में किसी और को कॉपी या ओवरटेक करने की कोशिश। अमेरिका का प्रेशर अलग और अंदर से एक 940S वाली मैडनेस वापस लाने का सपना अलग। कभी उनकी नेवी सच में चमकी थी, लेकिन फिर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शेयर नंबर्स से सारी राहें बंद कर दी और ये बात आज भी उनके दिमाग में कहीं गहरी बैठी है। जापान की सोच में एक सबसे बड़ा इशू यही है कि दूर की प्लानिंग नहीं दिखती। छोटी छोटी बातों का बदला लेने वाली मेंटालिटी, बस एक मौका मिला और तुरंत रिएक्शन, बस इतना ही काफी है। असल में जापान एक आइलैंड बेस्ड देश है। उनकी क्षमता चाहे जो हो, पर वो किसी बड़े पैमाने की उथल पुथल वाली घटना को अंजाम देने की हालत में नहीं। उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लो, अमेरिका और जापान दोनों अक्सर अपनी हर बात में हमें ही विलन की तरह पेश करते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि अपनी हिस्ट्री पर जेन्युइनली सोचना चाहिए तो बस एक्सक्यूजेस निकलते हैं, नतीजा नहीं। आज के जापानी नेता खुद को कॉन्सर्वेटिव कहते हैं, पर सोच अभी भी पुरानी धारणाओं में अटकी है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि 1945 में जिस सरेंडर लेटर पर उन्होंने साइन किए थे वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम पर था, न कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर। तो इसलिए हमारे पास उस सरेंडर पर बोलने का अधिकार नहीं। अगर उनकी बातों में जरा भी सच्चाई होती तो चलो मान भी लिया जाता, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ व्यक्तियों की राय पूरा जापान रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर सरकार भी उसी लाइन पर ऑफिशियली खड़ी हो जाती तो आज दुनिया का जियोपॉलिटिकल मैप बिल्कुल अलग होता और उन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट में नॉर्थ कोरिया खड़ा मिल जाता हाथ रगड़ते हुए। हमारे कैरियर का हाल तो देखो, जापानी मीडिया ने उसे अपनी इमेजिनरी सिमुलेशंस में 100 से ज्यादा बार डुबो दिया है। ये सब उनके राइट विंग सर्कल्स की छोटी सी इंटरनल फैंटेसी है, जैसे दिमाग के अंदर ही आतिशबाजी चल रही हो। वक्त बदला है पर तरीके वही। किशिदा के दौर में तो ओपनली ये बातें हुई कि मिसाइल स्ट्राइक्स से हमारे कमांड सेंटर्स को ब्लो किया जा सकता है, उसी तरह जैसे सालों पहले ये लोग 3 गोर्जेस डैम पर हमला करने की प्लानिंग की गप्पे मार रहे थे। सच यह है कि हमारी डिफेंस शील्ड के सामने उनकी सारी स्ट्रैटेजिक टॉक बस हवा में बिखरा थूक ही है। इतिहास याद करो, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया वो भी चोरी छिपे किया था। सीधी लड़ाई की हिम्मत नहीं हुई। अमेरिका के साथ तो उन्होंने बिना बताए हमला कर दिया और आज हमारे सामने ऐसे दिखते हैं जैसे ओपन चैलेंज दे देंगे। क्योंकि वो जानते हैं अगर आज ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो सीधा देश का अस्तित्व खत्म होने की नौबत आ जाएगी। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी खतरा इतना ज्यादा महसूस होगा कि गुलामी जैसी हालत तक पहुंच जाएंगे। और फिर सवाल उठते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो उनके लोग साइबेरिया में भेजे गए थे
उनके साथ कैसा सलूक हुआ। सच ये है कि उन दिनों उन्हें इंसान समझकर नहीं बल्कि ईंधन की तरह इस्तेमाल किया गया था। इतनी कठोर परिस्थितियों में अब बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि अमेरिका और जापान की मौजूदा बयानबाजी सिर्फ एक तरीका है, जैसे दोनों मिलकर कोई बड़ा नाटक खेल रहे हों। आखिरकार इतिहास की सच्चाई हमेशा सरफेस पर नहीं दिखती पर असर जरूर छोड़ती है। इन लोगों की बातें सुनकर लगता है जैसे इतिहास को जानबूझकर छुपा लिया गया है। सच कहूँ तो ये मानने लायक नहीं कि 14 साल की लड़ाई में हमने उन्हें कैसे बाहर निकाला। हारने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं था कि सच में हार गए हैं। कभी उनका एक अधिकारी हमारे यहाँ आया था, सेकंडों में असली चेहरा सामने आ गया और कहने लगा कि सब कुछ गलती से हुआ। ये तो वहाँ की पुरानी आदत है, हर गलत काम के बाद बहाना बदल दो, बात खत्म। अंदर से देखें तो आज की सेल्फ डिफेंस फोर्स में कई ऐसे अफसर बैठे हैं जिनके दिमाग में विद्रोह का बीज उनके नेताओं से भी ज्यादा है। हमारे खिलाफ किए गए कामों पर आज तक ग्लानि नहीं बल्कि कई तो अंदर ही अंदर सेलिब्रेट करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय उनकी सैन्य टुकड़ियों में जो भी बोलने की हिम्मत करता था, तलवार उठती और आवाज खत्म। इसलिए किसी में विरोध बोलने की हिम्मत ही नहीं बची। अमेरिका जापान सुरक्षा समझौता भी एक तरह की रस्सी है। जापान खुद गड़बड़ करेगा तो माफी, लेकिन दूसरों को उससे लड़ने की इजाजत नहीं। कुत्ते को मारना हो तो पहले मालिक देखो वाली बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। इस साल तो वहाँ के रक्षा मंत्रालय ने खुलेआम कह दिया, अमेरिका हमारे पीछे है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वो सीधी लड़ाई से हमेशा बचते हैं। पीछे से वार, छुपे हुए तरीके और अजीबोगरीब हरकतें, यही उनका पैटर्न रहा है। इसी वजह से हाल में हमारे यहाँ जो भी जापानी जासूस पकड़े गए, सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कहीं वो कोई गंदा तरीका न अपना लें, जैसे वायरस फैलाना, बैक्टीरिया छोड़ना वगैरह। युद्ध बड़े धमाकों से नहीं, कई बार एक छोटी सी हरकत से शुरू होता है। यही कारण है कि हमारे हाई ट्रैफिक एरिया जैसे मेट्रो, हाई स्पीड रेल और एयरपोर्ट, सब जगह कड़ी सुरक्षा और अनिवार्य चेकिंग होती है। जो लोग पूछते हैं इतनी सख्त सुरक्षा क्यों, उनसे एक ही बात निकलती है, या तो समझ नहीं है या इरादा साफ नहीं। अगर पश्चिमी देशों जैसा खुलापन रखेंगे तो खतरनाक चीजें हाथों में घूमती रहेंगी। हमारी असली चिंता हमेशा ऐसे ही चरमपंथी लोग होते हैं और जापान की हालत इस समय अंदर से बुरी तरह टूटी हुई है। वहाँ अचानक बढ़े रैंडम अटैक्स इसी बात का नतीजा है। लोगों में उम्मीद खत्म और गुस्सा अंदर भरा पड़ा है। इसीलिए वहाँ के कुछ नेताओं को इतनी सपोर्ट मिलती है क्योंकि ये समर्थन उन्हीं लोगों से आता है जिनका मानसिक संतुलन टूट चुका है और जिनकी पहचान एक ही चीज है, हमारे देश की लगातार बदनामी करना। सवाल ये है, हमने जापान को कौन सा नुकसान पहुँचाया कि वो हमें ही ब्लेम करे। वास्तव में तो समस्या उनकी खुद की कमजोरी है। हम दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर हैं, सैन्य क्षमता में भी जापान से बहुत आगे, और फिर भी एक हारा हुआ देश हमारे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करता है। हिम्मत कहाँ से आती है? इतिहास में तो ऐसी नौबत तक आई थी कि जिन लोगों ने उनके शहरों को राख किया उन्हीं को बाद में देश का हीरो बना दिया गया। सम्मान, मेडल और हर तरह की खुशामद। इतना दमन होने के बाद भी अगर किसी समाज में मानसिक समस्याएं न हो तो ये ही अचरज की बात होगी। और हाँ, बात यही खत्म नहीं होती, और भी बहुत कुछ है जो समझना पड़ता है। हमारी तरफ से कई स्तरीय नवल ट्रेनिंग काफी समय से चल रही है, लेकिन हाल ही में ऑनलाइन माहौल थोड़ा अजीब हुआ। इतिहास को धुंधला करने वाले कुछ लोग शोर मचाकर असल बात को दबाने लगे। ये 2025 का आधुनिक कैरियर है, 200-300 साल पहले के अपमानजनक समझौतों से मिले पुराने जर्जर जहाजों जैसा नहीं। ये नए भारत की समुद्री ताकत का असली प्रतीक है, न कि किसी के दिमाग में बनी डूबने वाली पुरानी नाव। यूरोप, अमेरिका, जापान, इन सब की नजरें अब भी नीचे से ऊपर वाली हैं, क्योंकि घमंड उनकी आदत है। एक तेज वार उनके पूरे नैरेटिव को हिला देता है। पश्चिमी मिलिट्री स्टैंडर्ड्स को पकड़कर हमारे सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश आज भी होती है, लेकिन सच ये है कि उनका स्टैंडर्ड आंसर मॉडल हम पर कभी लागू हुआ ही नहीं। साथ ही लॉन्च सिस्टम में थोड़ा धुआं दिख जाने पर तुलना करने आ जाते हैं, जैसे कोई मामूली ग्लिच पूरे कैपेबिलिटी को तय कर देगा। सच यह है, हमारा कैरियर साउथ चाइना यानी हमारे समुद्री बेस से निकलकर आसान सी बात है कि बड़े महासागरों तक पहुंच सकता है। किसी को लगता है कि ये सिर्फ पोर्ट पर खड़ा शोपीस है, तो वो असल क्षमता समझ ही नहीं रहा। और ये भी कोई तर्क है कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन होना चाहिए। अगर चाहें तो 10 स्टीम पावर्ड कैरियर्स खड़े कर देंगे और हर ओशन में पूरा डोमिनेंस दिखा देंगे। वैसे भी न्यूक्लियर पावर हमारे पास है ही, बस उसे पुराने प्लेटफॉर्म पर क्यों लगाया जाए। नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका प्रदर्शन भी नया ही होगा। अभी तो इतनी बात साफ है
है कि आने वाला हैवी कैरियर मॉडल जिस पर दुनिया की आंखें टिकी हैं, असल में हमने नहीं, अमेरिका ने पहले नोटिस किया, क्योंकि डर उनमें ज्यादा है। उन्हें ये बात खलती है कि हमारी प्रगति तेज भी है और स्थिर भी। असल तनाव वही है। हमारा एकमात्र अधूरा पजल प्रोपल्शन सिस्टम रहा है। स्टीम पावर्ड सिस्टम्स बस एक पड़ाव थे और न्यूक्लियर भी अंतिम स्टेशन नहीं। अगला डिजाइन क्या होगा, कितना बड़ा होगा और उसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहाँ खड़ी होगी, इन्हीं सवालों से वो परेशान हैं। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 10 लाख टन के आसपास निकल गया तो उनके फोर्ड क्लास कैरियर्स इतिहास के म्यूजियम सेक्शंस में चले जाएंगे, क्योंकि सुपीरियोरिटी बनी ही नहीं रहेगी। हमारा इमीडिएट टास्क साफ है, चाहे प्रोपल्शन जो भी हो, कुछ भी हो, 2023 से 2025 की टाइमलाइन में 2 कैरियर्स एक्स्ट्रा खड़े कर दिए जाएं। यही गेम चेंजर है, क्योंकि असली डर उनका यह नहीं कि हम एक नई टेक्नोलॉजी बना देंगे, बल्कि यह कि हमारी गिनती बढ़ने लगेगी और नंबर ही उनकी पूरी प्लानिंग को कुचल देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो टॉपिक पर। और यदि आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो।